वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़े हुए सीटेट के लिए और बाकी सारे ही स्टेट टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए ऑप्शन 4 से शुरू कर लेते हैं। पर्यावरण यानी कि बच्चे का एनवायरनमेंट केवल उसके भाषा विकास में नहीं बल्कि उसके शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी पूरी की पूरी भूमिका निभाता है। अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन है तो उसका हमारे फिजिक पर, फिजिकल डेवलपमेंट पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम गंदे माहौल में रहते हैं, बच्चा गंदे एनवायरनमेंट में रहता है तो उसको बीमारियां लगेंगी, बीमारियों की वजह से उसका फिजिकल डेवलपमेंट अवरुद्ध हो जाएगा। अगर एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर शराबी, जुआरी और इस तरह के लोग रहते हैं, प्रॉब्लमैटिक चीज़ें रहती हैं, तो उसका बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट पर और सोशल डेवलपमेंट पर पूरा का पूरा असर पड़ेगा। अगर बच्चा बहुत अच्छी सिविलाइज्ड, पढ़े लिखे लोगों के बीच वाली सोसाइटी में रहता है तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा। यानी कि पर्यावरण केवल भाषा विकास में नहीं, सारे एस्पेक्ट्स के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि जन्मजात विकार जो है वो खाने पीने के द्वारा, पौष्टिक आहार और अच्छी देखभाल के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। केवल जीन्स नहीं होते जो हमारी क्षमताओं को, योग्यताओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारा एनवायरनमेंट भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विकास के कुछ पहलू हेरिडिटी से डिसाइडेड होते हैं, इफेक्ट होते हैं, और कुछ एनवायरनमेंट से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो देखिए बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू पियाजे। अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल पियाजे ने कहा था। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, स्टेजेस में होता है, ये भी बात बिल्कुल पियाजे ने हमारी कही थी, 4 स्टेजेस दी थी। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, देखिए ये बात कही है बिहेवियरिस्ट ने, जबकि पियाजे हमारे कॉग्निविस्ट हैं। और बिहेवियरिस्ट यानी थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, पैवलोव हो गए, इन सब ने ये बात कही थी कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम अच्छे से लर्न करेंगे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, 3 वाली स्टेटमेंट, ये पियाजे के अकॉर्डिंग सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा रीजन है जो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि बाकी सारे ही ऑप्शंस खेल से जुड़े हुए हैं। तो खेल द्वारा बच्चे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है, बिल्कुल करता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, बिल्कुल। टीम में काम करना, हार को फेस करना, जीत को अच्छे से मैनेज करना, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी स्किल्स बच्चा गेम से सीखता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो देखिए गेम का ये कोई मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा यानी कि जो जॉन डेवी ने दी थी, यानी कि प्रोग्रेसिव, यानी कि जो टाइम के साथ डायनामिक हो, टाइम के साथ खुद को चेंज करने की काबिलियत रखती हो, इच्छा शक्ति रखती हो, केवल एक जगह पे वो स्थिर होकर ना रह जाए, वही प्रगतिशील शिक्षा है। कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, मान लीजिए अभी आईसीटी का इंट्रोडक्शन हुआ, इसमें भी वर्जन्स आ रहे हैं, वेब 2.0, वेब 3.0, ऐसे ऐसे करके। तो एजुकेशन को उसी हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जो जो चेंजेस हमारी सोसाइटी में हो रहा है, एजुकेशन को उसके साथ चलना पड़ेगा, यही प्रगतिशील शिक्षा होती है। तो अगर हम बात प्रगतिशील शिक्षा की कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा ग्रुप है वर्ड्स का जो सबसे ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करेगा प्रगतिशील शिक्षा को, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन को? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना। तो देखिए लेबलिंग करना तो एक नेगेटिव टर्म है, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन में तो नहीं आएगा।
नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। रैंकिंग भी एक नेगेटिव टर्म है। एजुकेशन में रैंकिंग का या फिर असेसमेंट में रैंकिंग का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। हालांकि रियल लाइफ में होता है, लेकिन जो थियरी है एजुकेशन की उसमें लेबलिंग या रैंकिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं बताया जाता है। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या फिर रैंकिंग, फिर से रैंकिंग आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया तो ये भी क्रॉस लग गया। इस तरह से परियोजना प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। एक बार फिर से प्रगतिशील शिक्षा के बारे में क्वेश्चन आ गया है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं सीटेट में या फिर यूपी टेट में। तो प्रगतिशील शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जितना ज़्यादा स्कूल का हमारा पीरियड होगा उतना बेटर होगा। तो प्रगतिशील शिक्षा का ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा था, प्रगतिशील शिक्षा ने इन्होंने ये कहा था कि स्कूल जो होने चाहिए वो समाज का लघु रूप होने चाहिए, लेकिन इन्होंने स्कूल नहीं होने चाहिए ऐसी कोई बात नहीं की थी। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, बिल्कुल इन्होंने ये कहा था कि स्कूल हमारे ऐसे हैं जो सोसाइटी और जो हमारी प्राकृतिक दुनिया है उसका ही रिफ्लेक्शन हो, उसका ही एक लघु रूप हो। इस तरह से ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक उभय लिंगी व्यक्तित्व, एंड्रोजिनस पर्सनालिटी से पूछा गया क्वेश्चन है कि एंड्रोजिनस पर्सनालिटी क्या होती है। क्या एक ऐसी पर्सनालिटी होती है कि वो हैं तो मेल लेकिन उनमें कुछ लक्षण जो हैं वो फीमेल वाले हैं। कुछ होते हैं ना, आदमी, पुरुष, औरत टाइप, महिला टाइप, तो ऐसा नहीं है। उभय लिंगी व्यक्तित्व का ये मतलब नहीं है। वे आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ये हम साइड पे रख लेते हैं, ये हमारा हो सकता है आंसर। इनमें दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, ऐसा भी कुछ नहीं है जी। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, ये भी नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक एंड्रोजिनस पर्सनालिटी या फिर उभय लिंगी व्यक्तित्व वो होगा जिसमें मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, मिक्सचर होता है, ब्लेंडिंग होती है। बच्चे डैश डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, यानी कि लिंग भूमिकाएं यानी कि जेंडर रोल्स की। एक लड़का है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, एक लड़की हो तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए। किन किन बातों से हमें पता चलता है कि हमारे जेंडर रोल्स क्या हैं। क्या मीडिया ये हमें बताता है? बिल्कुल मीडिया हमें ये बताता है। सास बहू के सीरियल्स या फिर जो बिल्कुल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है, सास बहू के सीरियल्स। उसी में डिफाइन किए जाते हैं रोल्स कि आप बहू हो तो आपको तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी, हमेशा साड़ी पहन के। एकता कपूर के सीरियल सभी ने देखे होंगे, साड़ी पहन के परफेक्ट बहू बन के अगर आपकी शादी होने जा रही है तो आप किचन में अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मीडिया हमें ये बता रहा है ना कि आपको कैसे, अगर आप लड़की हैं तो आपको कैसे प्रिपेयर होना है लाइफ के लिए, राइट। तो मीडिया तो है इसमें इंक्लूडेड, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। समाजीकरण, देखिए हमारी सोसाइटी, जब हम सोशलाइजेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है तो हमारी सोसाइटी भी हमें बराबर से बताती रहती है कि आप लड़के हो आप ऐसा मत करो। अच्छा, उसकी लड़की इतनी लेट से घर आ रही है, अच्छा जीन्स पहन के बाहर गई थी, तो ये थोड़ी सी ख़राब चीज़ हो जाती है मोहल्ले की आंटियों के लिए। लेकिन अगर कोई लड़का ऐसे कर रहा है, 4 लड़के खड़े होकर सिगरेट भी पी रहे हैं, तब उनको कोई दिक्कत एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो भी हमें बताती है कि हमारे जेंडर रोल्स क्या हैं। कल्चर, बिल्कुल कल्चर भी हमें बताता है कि हमारे जेंडर रोल्स क्या हैं। हमारी ये कल्चर ही है कि नारी को हम पूज रहे हैं, और पूज रहे हैं मतलब वो सम्माननीय तो है, लेकिन आप पूजा की वस्तु हो इसलिए आप घर पे रहो। आप पूजा की वस्तु, आप भगवान हो तो आप फिर सहनशील बनो। इनडायरेक्टली ये चीज़ें होती हैं, राइट। तो हमारा जो कल्चर है वो भी हमें बताता है कि हमारे जेंडर रोल्स क्या हैं। हमारे ट्रेडिशंस हमें ये बताते हैं कि हमारे जेंडर रोल्स क्या हैं। या फिर कल्चर का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लैंग्वेज भी होता है, तो लैंग्वेज भी हमें बताती है कि हमारे जेंडर रोल्स क्या हैं। आप अगर एक मेल हैं तो आप ओपनली स्लैंग यूज़ कर सकते हैं और उसका आपके कैरेक्टर से कोई लेना देना आपको नहीं होगा। यानी कि अगर आप स्लैंग भी ओपनली बात कर रहे हैं स्लैंग्स में तो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने कोई नहीं आएगा। बट बीइंग अ फीमेल अगर आपने 1-2 स्लैंग यूज़ कर दिए मोहल्ले की आंटियों के सामने, तब तो फिर आपका जो कैरेक्टर है उसका पोस्टमार्टम होगा पूरे कॉलोनी के अंदर। तो देख रहे हैं कि संस्कृति भी क्या है, हमें हमारे जेंडर रोल्स बहुत ही ओपनली बता रही है। केवल ट्यूशन वो जगह है, वो चीज़ है जो
हमें जेंडर रोल्स के बारे में नहीं समझा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है। मानकीकृत परीक्षण यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी कि जिनको बनाया जाता है उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट लगा के देखा जाता है, पहले 20 लोगों पे, फिर 50 लोगों पे, फिर 100 लोगों पे, फिर 1000 लोगों पे, और उसके बाद जब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ये क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीज़ें उसकी चेक हो जाती हैं, वो खरा उतर जाता है सारे पैरामीटर्स पे, तब उसको भेजा जाता है लगाने के लिए। जैसे हमारे ये नेट हैं, टेट हैं, ये जो इस तरीके के टेस्ट हैं ये हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। जबकि जो हमारे एफएज होते हैं या एसएज होते हैं जिन्हें टीचर बनाता है, टीचर वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी लेके बैठ जाते हैं और फिर उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं है। तो जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है यानी कि टेट है, सी टेट है, या फिर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्ट हैं, ये सारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, इनकी क्या एक आलोचना हो सकती है, क्या किस तरह से हम इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। देखिए, ये तो नहीं है, भाषा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी फ्लुएंसी है आपकी लैंग्वेज पे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो आप इजीली इन टेस्ट को निकाल कर लेके जाते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाए ही इसलिए जाते हैं कि वो बड़ी से बड़ी आबादी पे। अब देखिए, आप यूजीसी नेट का जो पेपर है उसमें कितने लाख, 20-25 ऐसे करके इतने लाख लोग उसको अपीयर होते हैं उस टेस्ट में, तो कितनी भी बड़ी आबादी पर हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट लगा सकते हैं। इस तरह से ये तो हमारा गलत हो गया। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, ये भी गलत है जी। स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाए ही इसलिए जाते हैं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकें कमज़ोर बच्चे में, एवरेज बच्चे में और हमारा जो इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक, और उसके बिहाफ पे फिर हम सिलेक्शन करते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। देखिए, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो उनको बनाते टाइम ये ध्यान नहीं रखा जाता कि हमारे जो नेट के या सीटेट के एप्लीकेंट्स आ रहे हैं एग्जाम में अपीयर होने के लिए, उनमें कोई ब्लाइंड भी हो सकता है, उनमें कोई डेफ या डम भी हो सकता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कंसर्न में नहीं लेते हैं। टेस्ट बनाते टाइम वो एक चीज़ ये मान के चलते हैं कि हम इस एवरेज आईक्यू वाले बच्चे के लिए ये टेस्ट बना रहे हैं, यानी कि वो सबको यूनिफॉर्म मान लेते हैं, वो मेजॉरिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो माइनॉरिटी वाले रह जाते हैं उनको वो रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए थोड़े से बायस नेचर के कहे जा सकते हैं, और यही इसकी आलोचना है। नेक्स्ट है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी ऑफ गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, इसको साइड पे रख लेते हैं हम। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ये तो इररिलेवेंट सी चीज़ है। एक प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी में ये भी कहीं नहीं कहा गया है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, 7, 8, 9, 10 उसमें ऐड किए गए थे फिर, तो ये जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सेकंड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला, कि एक तो हम इसलिए देखते हैं कि जो कमियां हैं उनको डायग्नोज करके हम रेमेडी दे सके, दूसरे हम ये देखते हैं कि इनको हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकें, और उस टाइप के टेस्ट हम सेशन के एंड में लेते हैं। तो इनका उपयोग हम, इन दोनों ही का उपयोग हम किस लिए कर सकते हैं? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, इसको साइड पे रखते हैं, ठीक लग रहा है। बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, देखिए ये एफए के लिए तो ठीक है कि हम कमजोरी देखेंगे, जरूरत जानेंगे और उसके बाद शिक्षण रणनीति बनाएंगे, लेकिन ये एसए के लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि एसए के बाद हम उनको प्रमोट करते हैं या फिर डिसाइड करते हैं कि ये किस क्लास में पढ़ेंगे, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये केवल एक पे फिट बैठ रहा है, दोनों पे नहीं। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, ये भी एफए के लिए ठीक बैठ रहा है, लेकिन एसए के लिए नहीं। आवधिक अंतराल पर तो एफए लिए जाते हैं, यूनिट टेस्ट और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, ये भी हमारा एफए के लिए ठीक है, बट एसए के लिए थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि एसए बाद में लिए जाते हैं। तो ये जो दोनों ही टेस्ट हैं ये बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में मदद करते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? आ गया है आपका
CCE पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो हमने जब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट पढ़ते हैं वहां हम कहीं भी ये नहीं पढ़ते हैं कि असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों को कैटेगराइज करना होता है, इसीलिए यहाँ कीवर्ड है नहीं पूछा गया है। तो असेसमेंट का CCE हो या फिर किसी भी टाइप का असेसमेंट हो, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में आइडेंटिफाई करने के लिए हम करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश डैश के कारण हो सकती है। बच्चे गिफ्टेड हो सकते हैं, क्यों, उसका रीजन क्या है? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक इंटरैक्शन के द्वारा, एक संसाधन समृद्ध वातावरण द्वारा, सफल माता पिता द्वारा या अनुशासित दिनचर्या द्वारा। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है हमारा आंसर वो होगा 1, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक इंटरैक्शन के द्वारा, इंटरप्ले के द्वारा। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो हमारे थोड़े से डिप्राइव्ड बच्चे हैं सोशल या इकोनॉमिक रूप से, उनको कैसे हमें क्लासरूम देना चाहिए, कैसा माहौल देना चाहिए, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। एक अच्छा क्लासरूम उनकी भाषा के उपयोग को डिमोटिवेट करता है, हतोत्साहित करता है, ताकि वह मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो देखिए वर्गीकरण वाली बात तो बहुत ही नेगेटिव हो जाती है, हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, इसलिए 4th हमारा क्रॉस हो जाएगा। उनकी भाषा के उपयोग को डिमोरलाइज करता है, जिससे कि वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीख सके। स्कूल एजुकेशन में या औपचारिक शिक्षा में हमारा मतलब ये तो होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये तो होता है कि हम स्टैंडर्डाइज चीजें सिखा सकें, लैंग्वेज सिखा सकें, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनका जो अपना लैंग्वेज है, उनका जो अपना डायलैक्ट है, उनकी जो अपनी फोक कल्चर है, उसको डिमोरलाइज किया जाए, डिमोटिवेट किया जाए। तो ये नेगेटिव है, हो गया, इसलिए क्रॉस लगा दिया। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है एक अच्छा क्लासरूम और उनका उपयोग करता है। बिल्कुल ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। यानी कि जो हमारे क्रिएटिव और गिफ्टेड लर्नर्स हैं, उनके लिए जो हमारा टीचर का इंटरफेयर होगा वो किस तरीके से होना चाहिए। क्या हमें उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या हमें उनके प्रति ज़्यादा स्नेही होना चाहिए, उन्हें ज़्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि वो क्रिएटिव और गिफ्टेड हैं? बिल्कुल नहीं। इससे दूसरे बच्चों में हीन भावना आ सकती है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ सिचुएशन में हम उन्हें जिम्मेदारियां दे सकते हैं, बट इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। देखिए अनुकूलन यानी कि इसके लिए इंग्लिश वर्ड दिया गया है कस्टमाइज। जब हम कपड़े बनवाते हैं या ज्वेलरी कस्टमाइज करवाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें मान लीजिए हम ज्वेलरी लेने गए और उसमें मार्केट में मॉडल के तौर पर हमारे जो हम चूड़ा लेने गए उसमें नाम लिखा था पूजा, लेकिन हमें उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कराना है क्योंकि मेरा नाम पूजा नहीं है, मेरा नाम कुछ और है और मुझे उस चूड़े में अपना नाम डलवाना है। तो इस तरह से हम उसको कस्टमाइज करवाएंगे, यानी कि हम उसको अपने हिसाब से ढालेंगे। तो हमारे जो क्रिएटिव और गिफ्टेड बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, उनको पढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग उनको डायरेक्शन देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को एक ही तरह की डायरेक्शन दी जा रही है, उनको अलग अलग डायरेक्शन दी जा सकती हैं टीचर के द्वारा, तभी ये हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है अति संवेदनशील बच्चों को कक्षा सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? पूछा गया है नहीं है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, यानी कि अगर कोई बहुत सेंसिटिव बच्चा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े से काम को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि सीखने में सुविधा हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, अगर उसको एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो हम दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं उसको पढ़ाने के लिए, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश बिल्कुल कर सकते हैं। बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना, एक तो वो हैं सेंसिटिव और ऊपर से जब वो बेचैन होंगे, बेचारे पैनिक करेंगे तो आप उन्हें डांट लगा देंगे, तो ये सोल्यूशन हमारा नेगेटिव है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, यानी कि कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग सोच रहे हैं या फिर एक ही बच्चा अलग अलग तरीके से सोच रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, तो वो बच्चे किस कैटेगरी में रखेंगे हम? क्या वो विकलांग हैं? क्या वो डिसलेक्सिक हैं इसलिए डाइवर्स थिंकिंग कर पा रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पा रहे हैं? क्या वो
सृजनात्मक है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर प्रत्यास्थ यानी रेजिलिएंट है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अलग अलग सोच के जो पैटर्न है वो लक्षण है सृजनात्मकता का। इस तरह क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा थर्ड, सृजनात्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो हल करने का तरीका नहीं हो सकता है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये बिल्कुल हो सकता है, इसको रिफ्लेक्ट बैक करना कहेंगे। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, बिल्कुल ये भी ठीक है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, बिल्कुल ठीक है। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। इसमें पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शंस में कौन सा एक इमोशन है। क्या स्मृति एक इमोशन है? नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। क्या ध्यान एक इमोशन है? नहीं। क्या उत्तेजना एक इमोशन है? नहीं। क्या डर एक इमोशन है? यस, ऑप्शन सेकेंड, यानी कि डर एक इमोशन है। नेक्स्ट है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। कौन बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित है। इसको साइड पे रख लेते हैं, थोड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा है। बच्चे ने कभी गाय को नहीं देखा है, इसलिए वो कह रहा है कि दूध बूथ में जो है वो मशीन दूध निकालती है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कर रहा है, इसलिए बच्चा ऐसा बोल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कभी गाय को नहीं देखा होगा इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, या फिर परिवार वाला भी ऑप्शन गलत है। इसमें सीधा सीधा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा कि बच्चा कभी गया होगा अपने मम्मी पापा के साथ डेयरी से दूध लेने के लिए, और वहां उसने देखा होगा कि मशीन से दूध निकल रहा है, तो उसने एक वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू वो सीख गया कि जो दूध निकलता है वो मशीन से निकलता है, राइट। तो ऑप्शन सेकंड इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे का जो जवाब है दूध बूथ से दूध खरीदने पर अपने अनुभव पर आधारित है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, या उसने गाय और भैंस को कभी देखा नहीं है, या उसकी जो फैमिली है वो उसके लिए कुछ नहीं कर रही है, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही है सीखने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, ये ठीक हो सकता है, इसको रख लेते हैं साइड पे। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं। तो देखिए, एज अ टीचर आप सबसे ज्यादा कोशिश इनमें क्या करेंगे कि आप एक ही पाठ्यपुस्तक के पीछे पड़ जाएं, बस आपका एक ऑब्जेक्टिव हो जाए कि मुझे इसी को कंप्लीट करवाना है और मुझे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बाकी अदर लिटरेचर उससे कोई हेल्प नहीं लेनी है। ऐसा बिल्कुल भी ये एक कोई अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक टीचर के लिए। पाठ्यक्रम को समय पे पूरा करना और दोहराना, यही एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, भले ही बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये भी नहीं होना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव। बस अनुशासन बनाए रखें, चाहे क्लास में लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ पाए या ना बढ़ पाए, लेकिन उस क्लास के बच्चे एकदम साइलेंट, पेन ड्रॉप साइलेंस हमेशा उस क्लास में रहना चाहिए एक प्रभावशाली शिक्षक की कक्षा में। ऐसा भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि जहाँ से शोर ज़्यादा आ रहा है, जहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, वो एक अच्छा फीचर है। लगता है कि वहाँ डेमोक्रेटिकली एक अच्छी क्लासरूम ऑर्गेनाइज की जा रही है। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल एक प्रभावशाली शिक्षक की कक्षा यही होगी जहाँ स्पेस है, बच्चे कंफर्टेबल हैं, जहाँ वो आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, इंक्वायरी और कॉन्वर्सेशन के थ्रू लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज, कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिजेंबल करता हुआ ये वाला भी क्वेश्चन है। हमें बताना है कि कौन सा फीचर समृद्ध शिक्षा का है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। भाई, टीएलएम हम क्यों खरीदते हैं? बच्चों के यूज करने के लिए खरीदते हैं ना, इसलिए नहीं कि उसको सजा के रखा जाए, बच्चे उसको यूज ही ना करें, कि यूज करेंगे तो तोड़ देंगे। होते हैं ना कई मम्मी इस टाइप की होती हैं कि भाई ये तो हम टॉय कार लाके देंगे, या फिर हम इसको डॉल लाके देंगे, गन लाके देंगे, तो अगले ही दिन तोड़ देंगे। इससे अच्छा कि इसको ऊपर वाले अलमारी में रख दिया जाए, जहाँ बस ये शोपीस की तरह केवल देखें, इसको यूज ना करें। तो ये तो वही बात हो गई, ये बिल्कुल क्रॉस लगा देंगे। टीएलएम रखने के लिए नहीं होता है, वो यूज करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए होता है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। भाई, एक बार नहीं,
डेली अगर हम ये सारी चीज़ें डेली यूज़ करने की होती हैं। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, ये भी हमारा हो जाएगा क्रॉस। इस तरह से ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। बिल्कुल हैं, ये हमारा करेक्ट हो सकता है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऐसा होता है बट जरूरी नहीं है राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखना। ठीक है, सरकार कोशिश कर रही है कि एनसीईआरटी लग जाए और एक रूपता आ जाए, बट केवल यही डेफिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकती है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन ओनली सोर्स या फिर केवल यही ऑब्जेक्टिव नहीं है पाठ्य पुस्तकों का कि वो शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन ही करती रहें। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनते हैं। तो देखिए ये हमारा ठीक हो सकता है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। लेकिन आजकल तो जब से हमारा ये बाल अधिकार वाला राइट टू एजुकेशन आया है, तब से हमने टीएलएम और हमारी लेबोरेटरीज, हमारी लाइब्रेरीज, इस सब पर बहुत फोकस किया है। और हमारे चाहे सरकारी स्कूल हों या पब्लिक स्कूल हों, दोनों ही में ये जो हमारे टीएलएम है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इन पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो अब ये बात बेमानी सी हो गई है कि केवल यही, जब कोई संसाधन नहीं होगा तो केवल बुक्स काम आएंगी। इस तरह से मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 यानी कि एनसीएफ 2005। इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आया है, ये कौन से अप्रोच पर आधारित है? क्या ये मानवतावाद पर आधारित है, व्यवहारवाद पर, रचनावाद पर या संज्ञानात्मक सिद्धांत पर? तो देखिए इन्होंने फ्लेक्सिबल होने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि एग्जाम से बच्चा बाहर निकले, थोड़ा सीखे, खुद सीखे, और जो हमारा टीचर है वो फैसिलिटेटर बन के काम करे, वो डिक्टेटर ना हो, वो बच्चे को उसके अंदर जो है उसको बाहर लेके आए। और ये बात कौन कहता है कि टीचर जो है वो डिक्टेटर ना बने, वो फैसिलिटेटर का काम करे? ये थियरी सीधे सीधे रचनावाद की थियरी है। इस तरह ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि मोटिवेटेड बच्चों का क्या यहाँ पे एक कहना चाहिए कि क्या एक क्लू हो सकता है, क्या एक पहचान हो सकती है मोटिवेटेड बच्चों की? वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, हमेशा यूनिफॉर्म में रहेंगे मोटिवेटेड बच्चे। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो मोटिवेटेड बच्चे बिल्कुल वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे और टीचर से क्वेश्चन करेंगे, यानी इसका मतलब यह है उन्होंने स्पष्टीकरण सुना है तभी वो प्रश्न पूछ रहे हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। देखिए कई बच्चे डंडे के जोर पे आते हैं कि वो पेरेंट्स के डर से रोज स्कूल आते हैं। वे अनुशासन बनाए रखते हैं, हो सकता है वो क्लास में टीचर के डर से अनुशासन बनाए रखते हो, या फिर एक होता है ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला अवार्ड के लालच में ऐसा कुछ वो करना चाहते हो कि अनुशासन बनाए रखेंगे तो हमको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये वाला पोस्ट मिल जाएगा स्कूल का। यूनिफॉर्म तो देखिए घर से अगर यूनिफॉर्म पहना के भेजे जा रहे हैं एकदम डिसिप्लिन्ड वे में, तो वो पहनकर आएंगे ही आएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मोटिवेटेड है। अगर बच्चा मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए तो वो स्पष्टीकरण सुनेगा और फिर क्वेश्चनिंग करेगा। इस तरह से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित होनी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषयों की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, या फिर शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की मौका देना चाहिए। तो अधिगम में सुधार करने का सबसे बढ़िया तरीका 4th हो जाएगा, यानी कि बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन लेके आए हम उनके सामने क्लासरूम में, ऐसा रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें कि वो अपने पेयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करें, ग्रुप में सीखें और बातचीत करके सीखें। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह से मदद करता है? ये बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में मदद करता है, चुप्पी साधी रहने के लिए मदद करता है। अगर क्लास डिसिप्लिन है तो चुप तो होगी ही, लेकिन ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है शिक्षकों को निर्देश देने में, नहीं, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, ये भी अनुशासन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अनुशासन अगर किसी भी तरह बच्चे की या टीचर की या एजुकेशन सिस्टम की हेल्प करता है तो वो बच्चों को अपनी शिक्षा को नियमित मॉनिटर करने में मदद करता है।
तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बेसिक शाला, जिससे कि हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।